निकालना सीख लिया था। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और लास्ट वाला था फाइनेंसिंग। तो तीनों को हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया था कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं, और सबके क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए थे। उम्मीद करता हूँ वहाँ तक आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया। अब आज हम लोग करेंगे पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन, फुल फ्लेश क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो जो अभी तक मैंने कराया वो तीनों आपका था कि अलग अलग कराया, लेकिन पेपर में आपका तीनों एक साथ आता है। तो जब तीनों एक साथ आएगा तो उसको हम लोग पेपर में कैसे करेंगे, तो यही हम लोग को आज सीखना है। और आज मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी आपके लिए एक क्वेश्चन भी इनफ है, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 1-2 एडजस्टमेंट आगे पीछे रहेगा, वो आप वहाँ पे फंसोगे, बाकी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर रहे सब कुछ, ठीक है। तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हो और देखते हैं कि हमें फुल क्वेश्चन कैसे करना रहता है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बनाएंगे कैश फ्लो का स्टेटमेंट। तो ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। अब भाई देखो मैंने क्या किया है, 2 ठो बनाया हुआ है, एक इधर एक इधर। तो आप लोग 2 नहीं बना लोगे, आप लोग इस तरह से बनाओगे। देखो ऐसे लोगे, ये पूरा लंबा इस तरह से, तीनों। समझ में आ रही बात? मेरे पास स्पेस नहीं है बोर्ड में, कहाँ लिखूंगा, इसलिए मैंने इधर लिखा हुआ, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से बनाओगे। और सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही आप लोग लिख लोगे यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन देखा ही नहीं मैंने क्या किया, सबसे पहले लिख लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक। फिर उसके बाद आप लोग कम से कम 50% मान लो, आधे से ज़्यादा पेज छोड़ोगे, और फिर उसके अगली हेडिंग लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या लिखोगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कैसे करोगे, यहाँ पर लिखोगे। मान लो यहाँ पे आपने ऑपरेटिंग लिख दिया, फिर आप इतना छोड़ने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखोगे, और फिर यहाँ पर ऐसे फाइनेंसिंग लिखोगे, ठीक है। स्पेस की प्रॉब्लम होने से यहाँ पे ऑपरेटिंग लिखा पे, फिर यहाँ पे आपका इन्वेस्टिंग लिख रहा हूँ। आप लोग लेकिन इस तरह से लिखोगे, ठीक। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक। इसको रफ कर दूं, समझाने के लिए बनाया था। इन्वेस्टिंग में इतना छोड़ने नहीं है, बस इतना भी छोड़ दो, काम हो जाएगा, ठीक। 2-3 चीज ही पूछता है इसमें। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक। ये हो गया भाई। अब आप देखो, आपको तीनों आपने बना लिया इस तरह से। अब आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन किस तरह से करोगे। देखो पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा पूरा, आप उसको एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके अलग कर लो, ताकि आपको करने में दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर साइड में छोटा आ रहा हो तो दिखे ना। तो देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, ले लिया स्क्रीनशॉट, नोट कर लिया, ठीक है। वीडियो को रोक के पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना। अब देखो क्वेश्चन में करना है, कैसे करते हैं। कभी भी एक गलती मत करना बेटा पेपर में, जिस तरह मैं करा रहा हूं वैसे ही करना। एक एक पॉइंट की स्टेप मार्किंग होती है, एक एक आप लिखते जाओगे, आपकी स्टेप मार्किंग बढ़ती जाएगी। 8 नंबर का क्वेश्चन एक आना 100% कंफर्म है। जिस तरह से कराओ उस तरह से करो। आप 8 आउट ऑफ 8 नहीं भी पाओगे तो 6, 5, 4, 8, 6, 7 मतलब कुछ ना कुछ तो पा ही जाओगे आउट ऑफ 6, है ना। तो 6 हो गया, 5 हो गया, इतना तो 8 में से 6, 5 तो पा ही जाओगे, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। आंसर आ गया, वेल एंड गुड। 8 आउट ऑफ 8 पाना है, ये हमारा टारगेट है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हम लोग कम से कम 6 नंबर तो पा ही जाएंगे 8 में से, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। देखो क्वेश्चन में जो दिखे आप उसको करते जाओ। सबसे पहले आपको दिख रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा है, जिसमें शेयर होल्डर फंड है, और लिखा है शेयर कैपिटल। क्या लिखा है बेटा? शेयर कैपिटल। अब ये बताओ शेयर कैपिटल होता क्या है। यानी कि शेयर होता है, पता है ना आप लोगों को, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर होता है। नोट नंबर के आगे कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब ब्लैंक है, कुछ नहीं है नोट नंबर में। तो प्रीवियस ईयर में शेयर कैपिटल कितना था? 3 लाख, और करंट ईयर में कितना है? 4 लाख। प्रीवियस ईयर में कितना था शेयर कैपिटल? 3 लाख। करंट ईयर में कितना है? 4 लाख। तो 3 लाख से 4 लाख हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? 1 लाख से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग शेयर क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। और शेयर इशू करते तो जाता कहाँ पे? ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में। अभी लास्ट वीडियो में कराया था, कहाँ जाता है? कमेंट सेक्शन में बताना जल्दी से, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल, ठीक है, कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में। तो यहाँ पे लिखना इशू ऑफ शेयर कैपिटल। और कितना तो भाई 3 लाख से 4 लाख हो रहा है, यानी कि पैसा बढ़ रहा है। तो 1 लाख का आप लोगों ने लिया होगा, तो डेट मीन्स पैसे आ रहे हैं 1 लाख रुपीज के। यहाँ पे लोगों ने लिख लिया। फ्रेम में पूरा है कि नहीं, एक बार देख लूँ भाई। ठीक है, ठीक। अब देखो अगला पॉइंट है
रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस वाला पॉइंट होता है ना बेटा, यहीं से आपका निकलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये सब मैंने आप लोगों को सेपरेट सेपरेट तो सिखा ही दिया है, बस आप लोगों को क्या करना है, एक साथ करना है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है रिजर्व एंड सरप्लस के हेल्प से। अब देखो अगर नोट नंबर नहीं दिया है तो डायरेक्ट इसी तरह माइनस कर लो, मालूम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको नोट नंबर लिखा हुआ है, तो जब कभी भी नोट नंबर दिखे, नोट नंबर 1, तो आपको इससे इस यहाँ पे जो अमाउंट लिखा है ना 50,000 60,000, इससे कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट नोट नंबर 1 में जाओ। क्वेश्चन में नीचे देखो, अब देखो नोट नंबर 1 में लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें लिखा है रिटेन्ड अर्निंग। क्या लिखा है बेटा? रिटेन्ड अर्निंग। तो 2020 में कितनी थी? 50,000। 2060 में कितनी है? 2021 में, यानी कि करंट ईयर में कितनी है? 60,000। तो करंट ईयर में यहाँ पे लिखाता हूँ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में 60,000, प्रीवियस में 50,000, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। कितना आएगा? 10,000। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, कुछ चीज़ें लेस करते हैं। ऐड में क्या करते हैं भाई? ऐड में आप लोगों को पता होगा, प्रपोज डिविडेंड को ऐड करते हैं, इंटरिम डिविडेंड को ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं और जनरल रिजर्व को ऐड करते हैं। और लेस एक चीज़ होती है रिफंड ऑन टैक्स। तो क्या इसमें से कोई चीज़ें हैं? क्या प्रोपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या क्वेश्चन में गिवन है? अगर गिवन है तो लिख लो, नहीं गिवन है तो भूल जाओ। तो देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं गिवन है। पूरे क्वेश्चन में देखना, इतना लिखने के बाद पूरे क्वेश्चन में देखो, कहीं पर भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स, ना प्रपोज डिविडेंड, ना इंटरिम डिविडेंड, इस तरह कोई चीज़ दी नहीं है। तो यानी कि जो 10,000 है यही आपका क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पर लिख दोगे 10,000। समझे कि नहीं समझे? हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपको प्रपोज डिविडेंड दिया हो। अगर प्रपोज डिविडेंड दिया होगा तो आप प्रीवियस ईयर वाला, करंट ईयर वाला नहीं, प्रपोज डिविडेंड कौन सा? प्रीवियस ईयर वाला यहाँ पर ऐड कर दोगे। मान लो 50,000 था, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है तो उसको यहाँ पर आप लोग ऐड कर दोगे करंट ईयर का। तो कहने का मतलब जब दिया हो तो, नहीं दिया है तो बात ही खत्म, जितना दिए है उतने की बात करते हैं। 10,000 दिए, 10,000 यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया? तो इस तरह से करना है। ठीक, अब पेपर में मान लो आपने खाली इतना ही करके आए, ये पॉइंट लिख के आए, तो 8 नंबर के पेपर में आपको एनपीवीटी और इतना करने पे 2 नंबर मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपको करना है, हर कि अपने आप को सिक्योर करते चले जाना है। यानी कि अब इसी में जूझो आपने इतना और इतना भी कर दिया तो 8 आउट ऑफ 2 आपको मिलना कन्फर्म है। समझ रहे हो? ठीक है, आगे देखो। उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरिंग, जिसमें लिखा है नोट नंबर 2। तो यहाँ पर कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्ट कहाँ चले जाना है? नोट नंबर 2 में। और नोट नंबर 2 में जब जाओगे तो नोट नंबर 2 में लिखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग में 2 चीज़ें लॉन्ग टर्म बोरिंग में है। एक तो बेटा आपका है 15% मॉर्गेज लोन, दूसरा है पब्लिक डिपॉजिट। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी कि लोन, और लोन किस में जाता है? ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में। जितने भी लोन वाली चीज़ें कहाँ जाती है? फाइनेंसिंग में, याद है ना? तो 15% मॉर्गेज लोन है तो यहाँ पर लिखो 15% मॉर्गेज लोन। अच्छा, कितना था अमाउंट? 1 लाख था, 1 लाख से 30,000 हो रहा है। प्रीवियस ईयर में 1 लाख था, करंट ईयर में 1,30,000 हो रहा है, यानी कि 30,000 30,000 से इंक्रीज हो रहा है। डैट मीन्स अगर बढ़ रहा है तो मैंने लिया, अगर बढ़ेगा तो पैसा आ रहा है, घटेगा तो यानी कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, रिडेम्पशन हो रहा है। ठीक, तो बढ़ रहा है, 30,000 से बढ़ रहा है, यहाँ पे लिख लो मॉर्गेज लोन 30,000 रुपीज़। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, आ गया। उसके बाद क्या भाई? पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट में 70,000 प्रीवियस ईयर में था, करंट ईयर में 10,000 हो गया, यानी कि रिडेम्पशन हो रहा है, वापस कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। अब रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट कितना है? 70,000 यानी कि 60,000 आपने पैसा वापस कर रहे हो। डेट मीन पैसे जा रहे हो, जब पैसे जाएंगे तो किस में लिखोगे? ब्रैकेट में लिखोगे। किस में लिखोगे? ब्रैकेट में लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है सर। उसके बाद बोलिए। उसके बाद बेटा ये हो गया काम लॉन्ग टर्म बोरिंग का। नेक्स्ट स्टेप है करंट लाइबिलिटी। क्या है? करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी कहाँ जाती है? ऑपरेटिंग में जाती है। ऑपरेटिंग में कहाँ जाती है सर? यहाँ पर जाती है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद। तो आप लोग क्या करोगे? अपने से लिख लोगे यहाँ पर। इसकी अगली हेडिंग क्या बनती थी? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश
नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, यहाँ पे ये हेडिंग लिखते हो और लिखने के बाद क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐड होगी कुछ चीज़ें लेस होगी, तो अभी तो कुछ मिला नहीं है तो हम लोग स्पेस थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पे 2-3 चीज़ ज़्यादा नहीं बोलेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिख लो प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लेकिन थोड़ी देर के लिए अभी रुको, अभी तो निकालेंगे तब यहाँ पे निकलेगा। तो अब यहाँ पे अगली हेडिंग क्या होती है, ऐड में लिखोगे इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, याद है, फिर डिक्रीज इन करेंट एसेट, फिर लेस में आता है डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करेंट एसेट। ये बात याद है कि नहीं याद, जल्दी बताओ। जी सर याद है। तो इतना लिख के छोड़ दो, ठीक, जब जहां पर जो मिलेगा लिखते जाएंगे। अभी मिला क्या है हमको मिला ट्रेड पेबल जो कि करंट लायबिलिटी होती है, जिसमें नोट नंबर भी दिया रखा है। तो नोट नंबर 3 में जाओ और नोट नंबर 3 में ट्रेड पेबल्स में 2 चीज़ है भाई, एक तो क्रेडिटर है एक बिल्स पेबल है। क्रेडिटर भी करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेबल भी करंट लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर में क्या हो रहा है, 1,10,000 से 1,40,000, डैट मीन्स लायबिलिटी बढ़ रही है और करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो कहाँ लिखोगे आप लोग, ऐड में। तो क्रेडिटर तो लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने से बढ़ रही है, 30,000, हाँ 30,000 से। तो यहाँ पे लिख देंगे। इतना समझ में आया, जी सर आ गया। उसके बाद आगे क्या है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 15,000 से 8,000 हो रहा है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, तो कहाँ लिखोगे यहाँ पर बिल्स पेबल कितने से कितना हो रहा है, कितने से हो रहा है, कहाँ चला गया, ये 15 से 8 यानी कि 7,000 से कम हो रही। तो यहाँ पे 7,000 लिख लो, लेकिन ब्रैकेट में, क्यों, क्योंकि लेस हो रहा है ना, इसलिए ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक, उसके बाद बोलो आगे भाई। जी सर देखते हैं, उसके बाद है, यहाँ तक हो गया। फिर आगे एसेट में लिखा है नॉन करंट एसेट। अब जो नई बुक होगी, जो पेपर में आएगा, वहां पर नॉन करंट एसेट न लिख के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिख के आएगा। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट लिख के लिखिएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, तो नाम चेंज हो गया अपने में, मेरी बुक पुरानी इसलिए नॉन करंट एसेट लिखा है। तो नॉन करंट एसेट में सबसे पहले फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट। अब ये तो फिक्स एसेट जाती कहाँ है, आपको पहले ये बताओ, फिक्स एसेट कहाँ जाती है, इन्वेस्टिंग में। कहाँ जाती है, इन्वेस्टिंग में। ठीक, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था इन्वेस्टिंग के, नहीं देखे तो पहले उसको देख के आओ। ठीक, अब इन्वेस्टिंग में अगर सिंपल है कि एसेट बढ़ रही घट रही है तो बेचोगे या खरीदोगे। लेकिन अगर मान लो नीचे क्वेश्चन में कहीं डेप्रिसिएशन दिया है, क्या दिया है, डेप्रिसिएशन, तब तो आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा पूरा। लेकिन अगर नहीं दिया है तो बनाने की जरूरत नहीं है। और देखते हैं पहले दिया है कि नहीं। अदर करंट लायबिलिटी, प्रीपेड इंश्योरेंस, मॉर्गेज लोन, नहीं, कहीं भी डेप्रिसिएशन का जिक्र नहीं हुआ है। अगर डेप्रिसिएशन का कहीं भी वर्ड नहीं आया है, डेट मीन एकदम सिंपल है। और हम लोग कर लेंगे नॉर्मल तरीके से कि टेंजिबल एसेट प्रीवियस ईयर में 1,72,000 की थी और करंट ईयर में कितने की, 2,96,000 की। अगर 1,72,000 से 2,96,000 हो रही है, डेट मीन्स परचेज किया होगा तभी तो वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू बढ़ रही है तो डेट मीन्स परचेज किया है, घट रही होती यानी कि सेल किया है, तो वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पर लिखो परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स 2,96,000, 1,72,000 कितना, 2,72,000, 2,72,000, 2,82,000, 2,92,000, 1,22,000 कितने की एसेट खरीदी जा रही है, देखो कैलकुलेट कर लूँ, देख लिया जाए, 1,24,000। अगर 2,96,000 में 1,72,000 माइनस करोगे तो 1,24,000, तो टेंजिबल एसेट कितने की होगी, 1,24,000 की। ठीक, समझे कैसे किया। नॉर्मल टेंजिबल एसेट की वैल्यू दी है प्रीवियस ईयर करंट ईयर, तो अगर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर बढ़ रही है तो जितनी बढ़ रही है उसको माइनस कर लिया, तो 1,24,000 से बढ़ रही है और बढ़ रही थी, दैट मींस मैंने परचेज किया है, तो परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट 1,24,000। इज दैट क्लियर, यस सर। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है, इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट को बोलते हैं बेटा गुडविल। क्या बोलते हैं, गुडविल। अगर इसे समझो, इनटेंजिबल एसेट में क्या लिखोगे, कहीं नोट कर लो, इनटेंजिबल एसेट या फिर गुडविल की वैल्यू बढ़ रही होगी, इंटेंजिबल एसेट या गुडविल की वैल्यू बढ़ रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, तो लिखोगे परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट जितने से भी बढ़ रही है। लेकिन अगर वैल्यू कम हो रही होगी
तो क्या करोगे, जब भी वैल्यू कम हो गुडविल की या इंटेंजिबल एसेट की, तो यहाँ पर आना लिखना इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ या गुडविल राइट ऑफ, जितने से भी राइट ऑफ हो रही होगी। अगर वैल्यू कम हो रही होगी तो यहाँ पर ऑपरेटिंग में एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में, अगर लेकिन वैल्यू बढ़ रही होगी तो इन्वेस्टिंग में। देखो क्या हो रहा है इसमें, इंटेंजिबल एसेट में 60,000 से 45,000 हो रही है, डैट मीन्स वैल्यू कम हो रही है। वैल्यू कम हो रही है तो क्या लिखोगे, यहाँ पर ऐड करके इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ कितने से कम हो रही है, 15,000 से, ठीक है, 15,000 से। ठीक, क्लियर हुआ? जी सर क्लियर है हमारा। और बताइए, चलो एक काम करो, इसको यहाँ पर मत लिखो अभी, इसको एक साथ, अभी एक दो चीज़ें और हो सकता आ जाए, तो पहले यहाँ पर लिख लो 15,000, ठीक। उसके बाद क्या है, करंट एसेट। अब करंट एसेट में सबसे पहले बेटा दिया इन्वेंट्री 2 लाख की थी, 2,80,000 हो गई। नोट नंबर तो कहीं नहीं, डायरेक्ट कर लो, 2 लाख से 2,80,000। अगर इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि इन्वेंट्री होता है क्या है, करंट एसेट, और करंट एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो कहाँ लिखा जाता है, लेस में। तो यहाँ पर लिखो इन्वेंट्री 80,000 से इंक्रीज हो रही है, बट किस में, माइनस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लेस हो रही है, क्योंकि लेस में लिखा जाता है जी। इन्वेंट्री के बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, करंट एसेट। 1,20,000 से 94,000, 1,23,000 से 94,000, डेट मीन्स वैल्यू कम हो रही है, और वैल्यू कम होगी तो कहाँ लिखोगे, एसेट की, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल एसेट होता है ना, तो यहाँ पर लिखो ट्रेड रिसीवेबल। कितने से कम हो रहा है, 94,000 से 1,23,000, तो 1,04,000, 1,14,000, 29,000 से वैल्यू बढ़ रही है जी। ठीक है, और बताइए सर, आगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका कोई हिसाब किताब नहीं करना है आपको, सिंपल सा काम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी इसका क्या काम है मैं बताता हूँ। ये आंसर आपका लाने में काम करता है, किसमें, आंसर लाने में आपकी हेल्प करता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिए ना, प्रीवियस और करंट ईयर का बैलेंस, तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सॉरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो भी करंट ईयर का बैलेंस होगा वही आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा अभी जादू दिखाता हूँ, ठीक। अदर करंट एसेट में नोट नंबर 4 में जाना पड़ेगा। नोट नंबर 4 में प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस होता है करंट एसेट जो कि 10,000 से 15,000 हो रहा है, और एसेट बढ़ेगा तो कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे, तो लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 से 5,000 हो रहा है, डेट मीन्स 5,000 से वैल्यू बढ़ रही है, और यहाँ पर लिखोगे ब्रैकेट में। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? सारी चीजें हो गई, कुछ बचा तो नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस जी सर, सब हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब एक चीज देखो, लास्ट में यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन अमाउंटेड टू 18,000। मॉर्गेज लोन का इंटरेस्ट पेड हो रहा है, इंटरेस्ट पेड हो रहा है तो कहाँ जाता है, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड तो इन्वेस्टिंग में, इंटरेस्ट पेड कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग में। तो यहाँ पर लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन, कितना, 18,000, यानी कि पैसा जा रहा है। और देखो ये बॉक्स के अंदर नहीं है ना, बाहर दिया हुआ है। जब भी बाहर दिया रहेगा उसको दो जगह लिखना, इंटरेस्ट आपको दिया रहेगा, तो इंटरेस्ट पेड मॉर्गेज लोन यहाँ पे तो गया, लेकिन ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। क्या है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा, तो उसको यहाँ पर भी लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन, कितने का है, 18,000 का। अब एक चीज को याद रखना हमेशा के लिए, जैसे इतना आपने कर लिया, आंसर नहीं भी आया, आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इतना करोगे ना, आपको 6 मार्क्स कंफर्म है, 8 में से 6 तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करोगे तो इस तरह से मिलेगा, आप एक के पीछे भागोगे तो आंसर नहीं मिलने वाला, ठीक है, समझ में आई बात, नंबर भी नहीं मिलेगा। तो ये हो गया तरीका, यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब इस पे देखो और क्या दिए हैं, ये भी हो गया, सब कुछ तो हो गया, कुछ नहीं बचा। अब इतना करने के बाद सबसे पहले ऑपरेटिंग का आंसर निकालो, फिर इन्वेस्टिंग का, फिर फाइनेंसिंग का। तो ऑपरेटिंग का आंसर निकालो, यहाँ पर दिया है 10,000, 18 और 15 को ऐड करो, दोनों ऐड है, यहाँ पे देखो ऐड है, 18 15 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 33,000। और यहाँ तक आंसर प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आएगा भाई, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आएगा अभी, 43,000, 33 और 10 43,000। ये और ये किसमें,
ऐड में, तो ऐड वाला ऐड करो, दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 30 29 40 50 59,000, कितना आएगा 59,000। तो यहाँ पे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, ठीक है 59,000। और ये कितना है माइनस में 85 में 7 ऐड करो 92,000, तो 92,000 किस में आएगा ब्रैकेट में आएगा, कितने आएगा ब्रैकेट में, यानी कि माइनस में आएगा। यहाँ तक कोई परेशानी भाई साहब नहीं है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में। तो अब क्या करोगे, तो ये तो 43,000 है, 59,000 है, 43,000 है 59,000 ऐड कर लो, तो 62 72 82 92 1,02,000, कितना आएगा यहाँ तक 1,02,000। और 1,02,000 में अगर मैं 92,000 को लेस कर दूं, 1,02,000 में 90,000 को लेस कर दूं, तो कितना आ जाएगा 10,000। 10,000 कितना आएगा भाई 10,000। अब क्वेश्चन में कहीं पर प्रोविजन फॉर टैक्स तो दिया नहीं है, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया होता तो यहाँ पर लिखते लेस प्रोविजन फॉर टैक्स और इसमें से लेस कर देते, लेकिन कुछ दिया ही नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितना आया 10,000। और यहाँ पर लिख लो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दिस इज योर, अरे सॉरी माफ करना भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आ गया। यहाँ पे आपको कुछ मेहनत करनी नहीं, यही आपका आंसर है, तो यहाँ पर लिख लो, कुछ और है ही नहीं, तो लिखो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कितना दिए 1,24,000, तो यहाँ पर लिख लो 1,24,000। क्लियर। अब यहाँ पर क्या निकाल लोगे आप लोग, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कितना आएगा, ये सब पॉजिटिव वाले 1,00,000 में 30,000 ऐड करो 1,30,000, ये कितना है 78,000, 1,30,000 में 78 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 30 70 78 80 52,000, कितना आएगा 52,000, किस में आएगा ब्रैकेट में। तो इसको यहीं पे इस साइड लिख दो। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ, ठीक है। तो ये तीनों आपको निकल आया, आपका निकल आया ऑपरेटिंग भी 10,000, आपका इन्वेस्टिंग भी 1,24,000 माइनस में, और फाइनेंसिंग 52,000 माइनस में नहीं आया यार, पॉजिटिव आया, गलती से मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, ये तीनों आपका आंसर आ गया, ठीक। अब करना क्या है सर, ये तो अपना हो गया सर, जी सर भाई हो गया। अब देखो लास्ट काम इसमें जो बचा है बेटा, वो आपका ये, इसमें पहले तीनों को सॉल्व कर लो। तीनों का क्या सॉल्व कर ले सर, देखो इसमें एक का है 10,000, ठीक है, दूसरा कितना है 1,24,000 है माइनस में, और 52,000 है पॉजिटिव, तो दोनों को प्लस प्लस वाला जोड़ लो, 52 और 10 कितना होगा 62,000, और 1,24,000 में 62,000 को माइनस करोगे तो बेटा आंसर आएगा 62,000 माइनस में, कितना आएगा 62,000। करके देख लेना, अगर इसको जोड़ोगे और इसमें इसको माइनस करोगे आएगा 62,000, जो कि माइनस में आ रहा है, और माइनस में आंसर आएगा, तो यहाँ पर लिखोगे नेट डिक्रीज, क्या लिखोगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर दिख नहीं रहा है तो नोट कर लेना, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डिक्रीज वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि आंसर आपका निगेटिव में है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता तो आप इंक्रीज लिखोगे, अगर आंसर आपका माइनस में आ रहा है तो आप डिक्रीज लिखोगे। यहां तक हो गया। अब बस एक लास्ट काम करना है, जब इतना काम कर लोगे, जब तीनों को ये सॉल्व करने के बाद अब इसको निकाल लोगे, तो अब आप करोगे एक काम, आपको देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, दिया है, जो कि कितना दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, ये है करंट ईयर, ये है आपका प्रीवियस ईयर, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है 80 और 18। प्रीवियस ईयर में है 80,000, करंट ईयर में है बेटा 18,000, यानी कि 18,000, ठीक। तो अब देखो करना क्या है, तो यहाँ पर करोगे आप ऐड किसको करोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के प्रीवियस ईयर बैलेंस को ऐड करोगे, तो यहाँ लिखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग में कितना था
ठीक है, तो कितना था 80,000, तो यहाँ पर लिखो 80,000 यानी कि 80,000। तो जो भी प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा उसको क्या करोगे, ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद यहां पर जो भी आपका आंसर आएगा, प्रीवियस ईयर के बैलेंस को ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपके करंट ईयर वाला आंसर होगा, यानी कि 18,000, 18,000 करके देख लो। 80,000 में 60,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 18,000। दैट मीन्स हमेशा आपका आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट में करंट ईयर के इक्वल आता है। अगर नहीं आया दैट मीन्स आपने कहीं कोई मिस्टेक करी हुई है। समझ में आ रही है? नॉर्मल ऑपरेटिंग निकालोगे, इन्वेस्टिंग निकालोगे, फाइनेंसिंग निकालोगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग निकाला, इन्वेस्टिंग निकाला, फाइनेंसिंग निकाला। निकालने के बाद क्या करोगे, जो भी तीनों को सॉल्व करोगे, जो भी आएगा उसमें प्रीवियस ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रीवियस ईयर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस को आप ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद आप देखोगे कि उसका आंसर करंट ईयर के बराबर आ रहा है। समझ में आ रही बात? और बराबर आ रहा है डेट मींस एकदम क्लियर है। नहीं आ रहा है तो कोई मिस्टेक हो गई है। पेपर के हिसाब से अगर गलती हो जाए तो बार बार मत करना, एक बार देखना, नहीं मिलेगा आंसर तो छोड़ देना। स्टेप मार्किंग में इतना करके जाओगे तो कम से कम 8 में से 7 नंबर मिलना कंफर्म है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो यार कि आंसर नहीं आया तो पूरा कट जाएगा, तो पूरा काटा नहीं जाएगा, आपको पूरे ही पूरे स्टेप मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाफट ले लिया तो ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट, चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। लेकिन आप लोग की क्लैरिटी के लिए मैं कम से कम 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, और थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपको कहीं भी कोई तरह की दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।